नमस्कार दोस्तों, बड़ी कामयाबी में स्वागत है। और अभी हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं और अभी हम एक एक मिनट और वेट करेंगे, हमारे साथी जुड़ेंगे, उसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। लाइव प्रोग्राम होगा। जी, हमारे बहुत सारे साथी जुड़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बड़ी कामयाबी पर आपका स्वागत है। और बड़ी कामयाबी का एक ही मिशन है, वी हैव टू इंस्पायर, एम्पावर एंड ट्रांसफॉर्म मिलियंस ऑफ लाइव्स। और उसी कड़ी में हम बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतों को अपने चैनल पर इनवाइट कर रहे हैं। उनके हम लाइफ के लेसन्स, उनकी जो लाइफ की जर्नी है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं बिना कुछ देर किए हुए, मैं आज के अपने जो हमारे गेस्ट हैं, जो एक बहुत ही सुपरस्टार है, उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। मैं बिना देरी किए उनको इनवाइट करना चाहता हूं। प्लीज वेलकम मिस्टर गजेंद्र फोगाट जी। सर, बड़ी कामयाबी चैनल पर आपका स्वागत है। और बड़ी कामयाबी की ओर से दिल की गहराइयों से सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल के लिए निकाला। उसके लिए मैं आपको दोबारा दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं सर। दिनेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जितने भी बड़ी कामयाबी के दर्शक हैं उन सबको बहुत बहुत प्रणाम और राम राम। जी जी, मैं और हमारे जो आज के स्पेशल गेस्ट हैं, मिस्टर वीरेंद्र नरवाल जी, जो नमस्कार। बैंगलोर से हैं। नमस्कार नमस्कार नरवाल नरवाल साहब। जी। नमस्कार और इधर नमस्कार गजेंद्र जी। जी नमस्कार नमस्कार नरवाल साहब। जी नमस्कार नमस्कार। आप लाइव जी नहीं दिख रहे हैं अभी फेसबुक पे अभी दिनेश जी। नहीं, मैं लाइव हूँ सर, दोनों में, दोनों प्लेटफॉर्म पे लाइव हूँ। जी इधर सर। दिखाई सर, मैं बिना देरी किए हुए, सर जी। गजेंद्र फोगाट जी, सबसे पहले मैं आपकी जो जर्नी है, मैं सबसे पहले आपकी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूं। आप एक बहुत ही बड़े हरियाणवी स्टार हैं, जिन्होंने हरियाणवी कल्चर को, हरियाणवी संस्कृति को केवल हरियाणा नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर उसको लेकर गए हैं। और आप हरियाणा सरकार में कला परिषद के डायरेक्टर हैं। और मैं आई थिंक ये बहुत कम होगा कि आप जो नई पीढ़ी है उसके, आप पंडित लक्ष्मी चंद जी हैं, जाट मेहर सिंह जी हैं, आप करोड़ों लोगों के लिए आप रोल मॉडल हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपने बचपन और आपकी जो पढ़ाई है उसके बारे में बताएं सर। with all due respect to the Narwal Saab along with Dinesh ji and all our friends, बचपन तो बड़ा सामान्य जैसा हरियाणा के लगभग हर एक बालक का रहा अगर वो रहा था। और हाँ, पढ़ाई में ये कह सकते हो आपकी मैं बड़ा फिसड्डी रहा। तो पढ़ाई जो है वो थोड़ा सा मेरे लिए एक खाली खाना रहा है। और अगर वो नहीं रहता, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं पढ़ाई में बहुत फिसड्डी रहा। क्योंकि जो एजुकेशन है हमारी अंग्रेजों की दी हुई, जो डेल कार्नेगी का जो डेल कार्नेगी नहीं सॉरी लॉर्ड मैकाले का जो पढ़ाई का सिद्धांत भारत में फोर्सफुली लागू हुआ 18वीं शताब्दी में, वो ज्ञान सारा स्मृति पे आधारित था। और कलाकार का स्मृति से कोई संबंध नहीं, बुद्धि से है। तो मैं तो बचपन से ही बुद्धि से काम लेने वाला व्यक्ति था। और आत्मा और अनुभव और जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जिसमें स्मृति का कोई काम नहीं होता। तो मेरा तो बचपन से ही पढ़ाई में, इसीलिए क्योंकि हम कैलकुलेटेड, हम आर्टिस्ट लोग पढ़ाई में बड़े बुद्धू होते हैं। और जितने भी कलाकार मिलेंगे आपको, वो सब पढ़ाई में कमजोर ही मिलेंगे। हालांकि मैंने एमए में यूनिवर्सिटी में टॉप इसीलिए किया था कि मैं ये टैग भी हटा सकूं कलाकार फिसड्डी होते हैं। सिर्फ मैंने एमए में टॉप एमडी यूनिवर्सिटी से इसलिए किया, एमए फिजिकल एजुकेशन में, ताकि मैं ये दिखा सकूं कि पढ़ाई जो है ना वो कोई बड़ी चीज नहीं है। 8 किताबें पूरे साल में याद करना, उनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल बात है
फौजी जाट मेहर सिंह या पंडित लक्ष्मीचंद की तरह जो चीज आप अनुभव करते हो उनको एक लयबद्धता और संगीतबद्धता के माला में पिरो के उनको उन मोतियों को प्रस्तुत करना, जो कि एक मैं मानता हूं कि प्लोटोनिक काम है, जो कि एक परमात्मा का काम है, एक प्रकृति का काम है। तो उस काम का जो बीड़ा है वो कलाकार उठाता है। बाकी पढ़ाई वढ़ाई के मामले में तो मैं बहुत फिसड्डी रहा, बट मैंने +2 मेडिकल साइड से किया। और क्योंकि मेरे फादर साहब की और मेरे घर वालों की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो उसके लिए मैंने +2 मेडिकल साइड से किया और ग्रेजुएशन मैंने आर्ट साइड से किया। देन क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में था शुरू से ही, 9th क्लास से ही आई गॉट ब्रॉन्ज मेडल इन स्टेट लेवल कंपटीशन इन 1989 आई थिंक 1991। तो बास्केटबॉल मेरा गेम था। उसके बाद ग्रेजुएशन में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला पूरे भारत में। तो फिर स्पोर्ट्स की तरफ रुख मुड़ गया, कलाकारी साथ साथ चलती रही। तो एमए किया, एमए करने के बाद पीजी डिप्लोमा किया मास कम्युनिकेशन में। उसके बाद एनआईएस करने के लिए पटियाला चले गए, वो मैं पूरी नहीं कर पाया किसी कारणवश, तो वापिस आ गया। और उसके बाद अध्यापन कार्य किया जाट स्कूल रोहतक में 1.5 साल तक, और तत्पश्चात पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में एज ए एडिशनल पीआरओ 19 साल तक मैं कार्यरत रहा हूं। आजकल मैं हरियाणा कला परिषद का निदेशक। जी सर, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हालांकि आप पढ़ाई में इतने आपका मन नहीं लगता था, बट हरियाणवी में एक कहावत है कि आप पढ़ाई में नहीं, आप कढ़ाई में बहुत तेज थे। तो आप एक तरह से एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स में, आप एक तरह से ओवरऑल जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो रिक्वायरमेंट थी उसमें आई थिंक आप चैंपियन थे। पता नहीं चैंपियन था कि नहीं था, पर ये था कि पढ़ाई ने छोड़ के बाकी सब के मासा लग गया था, तो इसलिए बाकी चीज मतलब ऐसा लग गया कि वो ठीक रहेंगी। बाकी एक और साथी भी आपके साथ जुड़े हुए, नरवाल साहब आप क्या करते हैं जी बेंगलोर? सर मैं नरवाल साहब की एक इंट्रोडक्शन करता हूं। सर नरवाल जी एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और वो करनाल से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 1983 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और अभी इनके पैन इंडिया में मोर देन 50 शोरूम्स हैं और ये एक बहुत ही सुलझे हुए बिजनेसमैन है। साथ में इनका हरियाणवी संस्कृति से बहुत ही लगाव है, जुड़ाव है, और उसी प्यार प्रेम के चलते इन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि मैं गजेंद्र साहब के शो पे आना चाहता हूँ। जी इनकी जरा नवाजिए साहब, ये बड़े हैं हमसे, तो इनको वेलकम ऑन बड़ी कामयाबी शो। धन्यवाद। देखिए गजेंद्र जी ने जैसे बोला, ये देखिए जो भी कलाकार होता है या जो जीवन में कुछ प्राप्त कर जाता है वो अपने आप को हमेशा छोटा ही बोलता है, यही उसके बड़े होने के सबसे ज्यादा गुण होते हैं। तो गजेंद्र जी की जो सबसे अच्छी चीज मेरे को आज लगी है कि भाई ये शायद पहले पॉप स्टार हैं जिन्होंने सबसे पहले देश विदेश में अपनी जो हरियाणवी कल्चर को या फोक को या हमारे गीत गानों को जो ये लेके गए हैं, ये जो इन्होंने किया, इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। वैसे तो मैं 1992 में मैं बंबई चला गया था। बंबई में हरविंदर मलिक जी भी इसी कल्चर को लेके जा रहे थे। उनका भी एक गाना सबसे पहले गिट पिट के नाम से आया था और बिल्कुल आया था, 99 में आया था। हाँ जी 98 में आया था शायद, में भी 98-99 शायद। हाँ बस वही साल था। जी हाँ जी। और हरविंदर मलिक जी आपकी भी बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपकी कल रात भी उनसे बात हुई है, मुझे ज्ञान है इसके बारे में। तो वो हरविंदर भाई साहब से मेरी बातें होती रहती हैं और वो बहुत हमें हमारी इनोवेशन को बहुत सपोर्ट करते हैं और उनका आशीर्वाद है। नहीं, वो बहुत आपकी प्रशंसा करते हैं हमेशा। और हमें सबसे अच्छी चीज क्या लगती है फोगाट जी, के आज के जमाने में जहाँ पे लोग पूर्णता से शॉर्टकट मार के आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां पे आपने वो गाने दिए हैं जैसे कि आज हम कह सकते हैं कि पंजाब के अंदर जैसे गुरदास मान, तो उन्होंने अपनी कल्चर के लिए जो प्रोत्साहित किया, ऐसे ही हरियाणा के अंदर सबसे पहले आपने हरियाणवी कल्चर को, अच्छे गानों को जो एक समावेश बना के जो आपने दिया है, वो मतलब एक बहुत बड़ी चीज है।
और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे लाइव रूबरू हो रहा हूँ, ये मेरा भी एक सौभाग्य है। और अच्छी चीज आपकी ये है कि आपने कभी धूर्तता को कभी न पसंद किया न प्रोत्साहित किया, इसकी हम भी खबर रखते हैं। वो तो नरवाल साहब, मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि जी। कला बेच के कोठी बनाना और जिस्म बेच के कोठा बनाना एक ही बात है। हाँ जी, क्या बात है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं मिस्टर प्रेम गुप्ता जी, जो दुबई से हैं, मनीराम मोर जी जो हिसार से हैं, सोनू रानी जी जो लखनऊ से हैं, नीरू कुमार शिमला से हैं, राकेश काद्यान जी सोनीपत से हैं, आर्यन ढोचक दुबई से हैं, और उसके बाद परवीन जी फरीदाबाद से हैं। तो सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सभी का स्वागत करता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं गजेंद्र जी, आप सबसे पहले आपके मन में गायक, एक सिंगर, एक कलाकार बनने का विचार कब आया? नरवल साहब, दिनेश जी, आप सभी लोग सुन रहे हो। देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो कलाकारी है ना, वो कई जन्मों की यात्रा है। और मैं कहूं तो अगर कलाकार पैदा हो रहा है तो इसका मतलब अभी उसकी प्यास बाकी है। ये आध्यात्म के बाद पहला ही काम लगा लीजिए, परमात्मा के बाद प्रकृति, प्रकृति के बाद कलाकार। क्योंकि जो कल को आकार देता है, जो समय को भी आकार दे देता है, वही कलाकार होता है। तो मेरे ख्याल से परमात्मा और प्रकृति के बाद परमात्मा, प्रकृति और माँ या महिला लगा लीजिए, उसके बाद अगर क्रिएशन कोई कर सकता है इस पूरे ब्रह्मांड में, तो फिर वो कलाकार है। और कलाकार का मतलब ये नहीं कि कोई गाने बजाने वाला ही कलाकार है। कलाकार भी लाखों तरह के कलाकार हैं। मैं तो ये मानता हूँ नरवाल साहब भी अगर बिजनेस करें तो उनमें भी उन्हीं कोई इनोवेशन अगर वो जब डालते हैं तो वो भी एक कलाकार का ही काम करते हैं। कला का तो शुरू से ही था। चौथी पांचवी क्लास से ही तो मैं अपने स्कूल में पार्टिसिपेशन करने लग गया था। प्रोफेशनल स्टेज पे मैं 12th में आ गया था। 12वीं कक्षा से ही मैंने मंच पे गाना शुरू कर दिया था, और 1994-5 में मेरी कैसेट भी मार्केट में आ गई थी। बब्बू मान की और मेरी कैसेट इकट्ठी आई। ओके जी, इट्स बीन 25 ईयर्स। वैसे तो आप जिन शब्दों का चयन कर रहे हैं, हमें मजा आ गया आपसे बातचीत करके, और हमारे दर्शक भी आज लाइव आपको सुन रहे हैं, सभी आपके फैन हैं। और सबसे जो जरूरी है कि आज सरस्वती इनके कंठ में बैठी है, लेकिन उसका ये किस तरीके से सदुपयोग कर रहे हैं, कैसे ये अपनी चीजों को एक अच्छे रास्ते से भेज रहे हैं, ये कहीं ज्यादा मायने रखता है। आज की युवा पीढ़ी हम देखते हैं कि भाई वो शॉर्टकट लेने के लिए मतलब कुछ भी रास्ता अपना लेते हैं। ऐसे में ये एक ही लाइन इन्होंने पहले दिन से पकड़ी हुई है, और किस प्रकार के गीतों का समावेश और ये जो कंपैरिजन करके खासतौर पे ये गीतों को लेके आते हैं, अपने गानों को लेके आते हैं, और जो दर्द इनके गानों में मजा आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। अरे नरवाल साहब, आपने काफी शोध किया हुआ है इसका मतलब मेरे पे। सर इसका मतलब है सर मैं यहाँ पे मैं भी यहाँ कुछ बोलने का बहुत ब्रांड हूँ। प्रेम गुप्ता जी कुछ आपसे गाने की रिक्वेस्ट करने के लिए स्पेशली वो शो पर आए हैं। तो मैं मेरा एक सवाल है इनसे। जी, इनके फादर आई थिंक इंजीनियर हैं एंड इनकी मदर हाउसवाइफ, गजेंद्र हाँ, मेरे फोगाट जी की पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में एसडीओ थे। अच्छा, तो फिर मतलब वो एजुकेटेड फैमिली से, और ये सिंगिंग लाइन में आने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा फैमिली के साथ, या कुछ उन लोगों ने कैसा सपोर्ट किया, नहीं किया, वो सारी चीजें? गुप्ता जी, कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। अपने हिसाब से जीने में कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। उसको वो संघर्ष होता ही नहीं। अगर आप अपनी तरह से जीना चाहते हो तो उसको संघर्ष आप कह ही नहीं सकते। रास्ते में जितनी रुकावटें आए, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, संघर्ष वहां है। जहां आपका इंटरेस्ट है वहां क्या संघर्ष है? प्रभु श्री राम जब राजकुमार थे, जब राजा बनने वाले थे या बन गए थे, तब तक वो अयोध्या के राजा श्री राम थे। लेकिन जब वो 14 साल का वनवास उन्होंने काटा, वो उनका अपना चयन था, अपने दिल से गए थे, उन्हें आगे का पता था। और विष्णु, क्योंकि वो अवतार थे, उन्हें पता था कि जैसे ही वो 14 साल का वनवास काट के आएंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आएंगे। तो वहां उन्होंने संघर्ष नहीं किया। हमने पूरी रामायण में कहीं नहीं आपने देखा होगा जिसमें ये लिखा कि राम ने बहुत संघर्ष किया। ये अनुभव है, ये आपके फेदर्स हैं आपकी कैप में।
तो ये अनुभव जुड़ के ही आपको कोई ऊंचाई मिलती है। तो बिना इन अनुभवों के आप कहीं पहुंचते भी नहीं। तो ये तो बहुत जरूरी है। तो मैं इन्हें संघर्ष नहीं कहूंगा, ये छोटी छोटी रुकावटें होती है, वो जानबूझ के अड़ाई जाती हैं। ये हार्डल रेस है, इसको जीतने के लिए आपको जंप करना ही करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से एक एक बहुत पुराना कुछ पंक्तियां भी मैं हर बार बोलता हूं तो भूल जाता हूं कि रुकावट राह में आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रोकना चाहे तो जरूरत और बढ़ती है। मेरी नाकामयाबी पे जब कोई उंगली उठाता है, वो दोस्त वो दुश्मन हो चाहे, पर मोहब्बत और बढ़ती है। तो हाँ जी, क्या बात है। हमें तो चाहिए लाइफ में ऐसे ऐसे लोग, ऐसे क्योंकि एक बड़ा पुराना एक शेर है, रुबाई है कि चोट पे चोट खाते देते जाने का शुक्रिया, चोट पे चोट देते जाने का शुक्रिया, एक पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया, और तुम ना आती तो क्यों बनाता मैं ये सीढ़ियां, ए दीवारों मेरी राहों में आने का शुक्रिया, सूखा पुराना जख्म तो नए को जगह मिली, स्वागत है नए का और पुराने का शुक्रिया, और मैं बच्चा था माँ की गोद में सिमट के रह गया, नजरों से मुझे अपनी गिराने का शुक्रिया। तो 2-4 बार हम तो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, अब उन पत्थरों को आप थैंक्स करो। 2-4 बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, और रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर, अच्छा किया जो तुमने ये सपने चुरा लिए, और फेंके थे हम पे लोगों ने पत्थर जो बेहिसाब, हमने उन्हीं को जोड़ करके घर बना लिए, और शंटी की तरह मिले जो हमें जिंदगी के दिन, हमने उन्हीं में बंसरी के सुर बजा लिए। तो ये तो आपके हाथ में है, ये तो आपके हाथ में है कि वो तो आपके ऊपर डिपेंड बहुत सर। सर मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ जी जी, कि आपका अगर पैशन और प्रोफेशन दोनों अगर एक मैचिंग है, तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आप काम कर रहे हैं या अपनी हॉबी को एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि मेरा बेटा 10वीं क्लास में है, और मैं कल उसको पूछ रहा था कि भाई तू क्या बनना चाह रहा है, तो उसने बड़ी ईमानदारी से बोला कि पापा मुझे अभी पता ही नहीं है। तो ये बस ये ईमानदारी होनी चाहिए, जितने भी हमारे बच्चे हैं उनमें एक ईमानदारी हो कि वो जो महसूस कर रहे हैं उसी चीज को बाहर बताएं, तो वो चीज भी वो महसूस कर पाएंगे जो उन्हें अभी तक पता नहीं है, वो सब हमारे अंदर है। सो जब तक बिके ना थे, कोई पूछता ना था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। जब मार्केट में गाते थे और कोई सुनता ना था, तो भी संभाव था। आज अगर 2 लोग सुन रहे हैं, आप जैसे लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, तो भी संभाव ही है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर अपने मन का है तो अच्छा है, अपने मन का नहीं है तो और भी अच्छा है, क्योंकि वो परमात्मा के मन का है। तो इस तरह का गिव अप आप हमेशा मन में रखेंगे, तो मेरे ख्याल से जो आपका पैशन और प्रोफेशन है, दोनों में ही आपको अच्छी कामयाबी मिलेगी, जहां तक मैं समझता हूँ। सर हमारे साथ में मिस्टर विनोद सुरवा जी, जो खानपुर गुरुकुल में एज ए प्रोफेसर काम कर रहे हैं। पायल सिमरन जी, वो टीचर हैं, वो सऊदी अरबिया से हैं। उसके बाद ईशांत कुहाड, ये हासी से हैं। मैं सभी को अपने बड़ी कामयाबी शो पर स्वागत करता हूं। और सर हमारे दर्शकों की कुछ कमेंट्स आए हैं कि भाई स्वाद तो अपने आली में आ गया, और पुष्पा जी बोल रहे हैं कि गजेंद्र जी को बोलो कि एक गाने की फरमाइश है। तो सर मैं एक गाने की फरमाइश करना चाहता हूँ, जो आपका बहुत फेमस सॉन्ग है, माता का ईमेल, बॉलीवुड से। जी हाँ बिल्कुल, मैं सुनाऊंगा जी। माता का, गुप्ता जी का भी एक फरमाइश था, वो क्या था? मैंने माता का ईमेल ही बोला है। अच्छा, माता का ईमेल। हाँ, ये और एक्चुअली ये पहला गाना रहा हमारा बॉलीवुड का। चलिए मैं आपको सुना देता हूँ। कल रात माता का मुझे ईमेल आया है, अरे माता ने मुझको फेसबुक पे बुलाया है। कल रात माता का मुझे ईमेल आया है, सेटिंग करेंगे, माता की फोटो शेयर करेंगे,
चैटिंग सेटिंग करेंगे, माता से फोटो शेयर करेंगे, प्रोफाइल पिक्चर में माता ने शेर लगाया है, कल रात माता का मुझे ईमेल आया है। वैसे आज महाशिवरात्रि भी है, तो आप सभी को भोलेनाथ खुश रखें और स्वस्थ रखें, ऐसी प्रभु से कामना करते हैं। जी बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूब सर जी, बहुत ही खूब सर, धन्यवाद जी जी। दूसरा, आप जैसे फुगाट साहब ने बोला कि आपने मेरे ऊपर बहुत शोध किया हुआ है। देखिए, जो अच्छी चीज होती है उसके कदरदान तो सभी होते हैं। जी, वो हम धन्यवाद। आपसे अछूते रह सकते थे, आप वैसे कहने को कह रहे हैं, लेकिन मेरे को तो लग रहा है आप बहुत ही ज्यादा ज्ञानी ध्यानी आदमी है। मेरा तो अब एक सवाल दूसरा आ गया यहाँ पे कि आपके आदर्श कौन रहे हैं, आपके गुरु कौन रहे हैं? मेरे गुरु गुरदास मान साहब है जी, वो उन्हीं से ही सीखा हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो आध्यात्म में मेरे गुरु हैं वो ओशो हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप जैसे कह रहे थे ना कि भाई आप काफी शोध किए हुए हैं। देखो, मैं 1983 में हम बाहर आ गए, बेंगलोर बम्बई जैसे शहरों में रहे, बट कहीं ना कहीं अपना जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं हमें अपनों से जोड़ के रखेंगे, तभी हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी। सही है जी। तो आपके गाने जो है, एक गाना मेरे को खासतौर पे कई बार ध्यान में आता है, वैसे सुनेंगे तो आपकी आवाज से, लेकिन थोड़ा सा हम भी गुनगुना देते हैं। वो पानी आंखा का जो गाना है, क्या बात है, वाह वाह वाह। पानी सर नरवाल जी प्लीज सुनाए सर, नरवाल जी प्लीज। आया ना मेरी तो गया बुलाया आया ना। गाने में जो दर्द आपने दिया है, जो इस तरीके से गाया है, इसको मैं तकरीबन सुन लेता हूँ, और मेरी वाइफ कई बार बोलती है मुझे, ये गाना ज्यादा क्यों सुनते हो आप? बस इतनी सी गलती कर ली, हमने गम के कोड़ी भर ली। नरवाल साहब हरियाणवी आप समझ रहे हो ना, हरियाणवी? अरे क्यों नहीं समझ रहे, हम गांव में पहला पड़े हुए हैं भाई जी। तो हरियाणवी शायरी सुनिए नरवाल साहब। बस इतनी सी गलती कर ली, हमने गम के कोड़ी भर ली, उसके दिल की जानू क्यों करे, बैठा साकड़ बेड़ भीतर ली, सोहा भरगी तू ना करगी, लागे झूठी दुनिया ते डरगी, मैं ते किते का छोड़या कोन्या तेरी, ते रोए पीटे सरगी, वाहो मजबूर गई कर सुपने दूर गई, दिल में रेवण आई, जिंदगी तेरी दूर गई, तकती मेरे सुपन्या की तन लिखना आया, तकती मेरे सुपन्या की तन लिखना आया ना, यो पानी आख्या का बात तो आया ना, यो पानी आख्या का बिन बात तो आया ना, तेरे शहर की ढाला तू भी झूठी पाई रे, हम सेंटिमेंटल बालक थे तू हाई रे। दरबार साहब, ये दिनेश भाई, ये बिल्कुल नया गाना अभी मैंने लंदन में शूट किया, आपने अगर यूट्यूब खोल के देखें प्लीज तो मैं उसकी 4 लाइन में दरबार साहब आपको नजर कर रहा हूँ। जी जी जी। तेरे शहर की ढाला, तेरे शहर की ढाला तू भी झूठी पाई रे, हम सेंटिमेंटल बालक थे तू हाई रे, तेरी छोटी सोच और ख्वाब बड़े जहा तेरे हवाले, तेरी दुनिया तने मुबारक यार तो चले, तेरा लंदन तने मुबारक यार तो चले, जिंदगी तह चली गई रूह तह नहीं जा सकती,
चाहे भूले सजदे ने हमने न भुला सकती, तकती मेरे सुपन्या की तन लिखना आया ना, वो तकती मेरे सुपन्या की तन लिखना आया ना, यो पानी आख्या का इन बात तो आया ना, पानी आख्या का बिन बात तो आया ना। मैंने हारमोनियम रखा हुआ है साथ में, तो मुझे लगा कि आपको हारमोनियम बहुत ही बढ़िया। बजा के सुनाना चाहिए। सर यहाँ पे अनिल सांगवान जी, विपिन फोगाट जी, उसके बाद सतवीर काद्यान जी, बहुत ही हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं अलग अलग हिस्सों से। तो अनिल सांगवान, विपिन फोगाट, ये सब लोग हरियाणा से ही और बहुत सपोर्ट करते रहते हैं। अनिल भाई जो है वो एयरफोर्स में है, और विपिन भाई जो है उनका भी अपना बिजनेस है, गाड़ियों के बिजनेस जुड़े हुए, मैं नहीं जानता हूँ। और मिस्टर फूल कुमार मलिक जी स्पेशली उन्होंने फ्रांस से मैसेज भेजा है कि फोगाट साहब बहुत ही अच्छा शो कर रहे हैं, उनका मैसेज आया अभी। जी सर। फूल भाई और उनकी सारी टीम को भी बहुत बहुत प्रणाम। जी जी सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहता हूं गजेंद्र जी कि आप सालों से गायकी कर रहे हैं जी, आप कला के क्षेत्र में हैं, लेकिन पहली बार आपको ऐसा कब महसूस हुआ कि आप जो कलाकारी है, जो आपकी गायकी है, वो लोगों के दिलों तक पहुंच गई है? लोगों ये के पानी आख्या के बाद जो पानी आख्या का गाना हिट हुआ, तब मुझे लगा कि यार तेरे को फुल टाइम आर्टिस्ट होना चाहिए। पहले मुझे लगता था कि ठीक है, यू आर नॉट सो मच फिट, ठीक है तेरा दिल करता है जो एक बालक ने खिलौना अच्छा लग गया करे, तो मन नहीं सा लग गया, मगर मैं खिलौने तो खिलौना लग रहा, हो सकता है मैं न्यू अच्छा लगता, कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि मैं इससे दूर हो जाऊंगा, क्योंकि माय फादर वाज नॉट एक्सेप्टिंग दिस आर्टिस्टिक नेचर ऑफ माइंड। और हमारे परिवार में, हमारे दादा परदादा खानदान में, मेरी माँ के खानदान में और मेरे पिता के खानदान में कोई आर्टिस्ट नहीं था। हम जमींदार फैमिली से आते हैं, तो मुझे लग रहा था कि मैं भी ऐसा कहाँ बनूंगा। मुझे नहीं पता था कि परमात्मा और माँ सरस्वती, जिस तरह नरवाल साहब ने कहा कि वो मुझे मेरी डेस्टिनी के साथ मुझे म्यूजिक की तरफ ले जाएंगे। तो एट द एज ऑफ 34 आई डिसाइडेड टू बी ए फुल टाइम आर्टिस्ट इन माय लाइफ। ओके, जी सर। लेकिन उससे पहले मेरे लगभग 200 से ज्यादा वीडियोस और गाने मार्केट में आ चुके थे, और 3 फिल्में भी आ चुकी थी। जी ओके, जी 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 जी। यहाँ पे प्रेम गुप्ता जी कुछ पूछना चाहते हैं। जी प्रेम गुप्ता जी, आपकी फरमाइश प्लीज। जी सर, मैं अभी आपका जो सबसे गाना ट्रेंडिंग में है, बहू काले की, हाय हाय, जी क्या उस बात। गाने की फरमाइश है, और काफी लोग यहाँ हाँ, सुनना चाहते होंगे जो नीचे कमेंट बहू काले बॉक्स में। की बहू काले की ने एक रिकॉर्ड और भी बनाया, ये इंडिया के बेस्ट 7 गानों में आ गया है। 500 मिलियन व्यू उसके पिछले हफ्ते हो गए थे, लगभग कॉन्ग्रेचुलेशन सर। 10 दिन पहले। तो कांग्रेचुलेशन। 50 करोड़ केवल यूट्यूब पर, और सारे सोशल मीडिया मिला के 100 करोड़ व्यू इस गाने के हो चुके हैं। तो 100 करोड़ व्यू लेने वाला एकमात्र हरियाणा का गाना है। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे फोड़े करम बेचोले नहन समके बैठा कोले ने, घनी मोटी रिश्वत खा रहा था, घनी मोटी रिश्वत खा रहा था, कति बात करे था चाले की तन कवे बहू सब काले की, जाल डाट तू मने बता तने कौन कहे बहू काले की, मैं खाल तार लूं सारे की, कदे छोरा मैं भी सुधरा था ना, काला राम से उतरा था। क्योंकि प्रेम गुप्ता जी का कलर थोड़ा श्याम वर्ण है, तो इनके ऊपर फिट भी बैठता है। कदे छोरा मैं भी सुधरा था ना, काला राम से उतरा था, जमींदारे ने शक्ल बदल दी, छोरे चहल निराले की मन
तने कौन कहे बहु काले की, साल डाट तू मने बता तने कौन कहे बहु काले की, मैं हाल तार लूं साले की। जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही खूबसूरत सर, बहुत ही। जी और देखो ये बहुत गाना तो डीजे के ऊपर इतना गाया जाता है हरियाणा के अंदर, खास तौर पे मैं कहूंगा उत्तर भारत के अंदर ही गाया जाता है ये गाना आपका। तो जी जी। नच नच जी के बल में चढ़ा दी, मतलब ऐसा काम हो जाता है वहां पे तो। जी हाँ, डीजे पे लोग काफी सुनते हैं इसे, बहुत ही नाचते हैं इसे। बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सब माँ सरस्वती का आशीर्वाद है साहब। जी 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 सर, नरवाल जी आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते थे? जी मैं तो मेरी बात बीच में ही रह गई थी, भाई साहब ने गाना सुना दिया। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि देखो, अ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे को बड़ी खुशी हुई है कि इनके विचार सुन के, गाने तो सुन के हमें खुशी होती थी, विचार सुन के भी हो। आपके गुरु कौन है, आपके आदर्श कौन है, तो आपने वो तो बता दिया, बट अभी भी बहुत कुछ है जो आपने अभी बयान करना है कि भाई कैसे आप सब हर चीज में निपुण है। आप कह रहे हैं मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है, आप तो बहुत अच्छे लेक्चरर बन सकते हैं। नरवल साहब, मैं लेक्चरर रहा हूँ, 99 में मैं लेक्चरर ही था। ओके ओके तो ओके, ठीक है, ठीक जी जी जी, तो थोड़ा साहित्य से जुड़ाव रहा बचपन से ही। मेरे पिताजी, अ, ये 86-7 की बात है, मेरे पिताजी घर में 2 मैगजीन परमानेंट मेरे पिताजी ने बंधवा रखी थी। एक तो माया मैगजीन आती थी, आपके समय की बात है, जी 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 माया, जी। आप जंग रहे होंगे इन दिनों, और एक सरिता, ये 2 सरिता मैगजीन माया। परमानेंट आती। जी जी ओशो से जी मेरा जुड़ाव तभी बना था जब उस समय ओशो ओरेगन में थे और अमेरिका सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। जी तो जी जी ओशो से मेरा लिंक उसी टाइम बना था, और जी जी साहित्य से भी। और उसके बाद संगीत से जो है धीरे धीरे करके वो बाद में लिंक बना, जब मैं 4th क्लास में 5th क्लास में अपने स्कूल के बैंड में शामिल हुआ। जी। देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि आज आप जैसी शख्सियत जो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, और ऐसे में आप हर चीज की बुराइयों से दूर रहते हैं। और हमें साथ में ये भी जानना है कि जब आपने इतनी ख्याति प्राप्त कर ली, आप देश विदेश तक लेके गए, आपने अपने गानों को, अपनी कल्चर को दूर दूर तक लेके गए, बट कहीं लग नहीं रहा आप बहुत ही क्या बोलते हैं, जमीन से जुड़े आदमी हैं। और बड़े आपके विचार सुन के बहुत ही मन को बहुत ही अच्छा लगा है हमारे को। तो ये जो आपने जो तरक्की जो मिली है, जो ये ख्याति आपने पाई है, इसको कैसे पचा लेते हो? बोलते हैं ना कि भाई जब मैं थोड़ी सी अपनी उसमें बोलूंगा कि जाट के पास अगर आ जाए तो फिर वो पचा नहीं पाता, तो आप कैसे पचा पा रहे हैं? ये हमारे युवाओं को और हमें भी बताएं भाई, कैसे आप इसको पचा पा रहे हैं? मेरे ख्याल इसको पचाने का, मेरे ख्याल जैसे मेरे गुरु हैं गुरदास मान साहब, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले ना हमें ये बात आत्मसात करनी पड़ेगी कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जी कर जी तो वही रहा है, माध्यम हम हैं। तो ठीक। जब हम एक मीडिएटर, एक माध्यम बनते हैं, तब हम्म। मेरे ख्याल से सारी चीजें अपने आप सोल्व हो जाती हैं। जैसे जी जी अ, जैसे हमें कुरुक्षेत्र जाना है, या जी मुझे अगर बेंगलोर आना है, जी तो जो जहाज है वो एक माध्यम है, वो जी एक जी साधन है, और जी साध्य है बेंगलोर। तो जी ऐसे ही दर्शकों के दिल तक पहुंचना साध्य है, और जी साधन हम है, हमारा शरीर है। पहुंचना तो परमात्मा ही चाहता है, और जी जी जब तक हम परमात्मा को मानते रहेंगे, तब तक क्रेडिट उन्हें देते रहेंगे, तब तक ही हम रेस्पेक्टिव रहेंगे। जब तक जब हमें ये लगने लगेगा कि ये मैं कर रहा हूं, तो जब मैं आ जाती है तो फिर मैं में तो फिर आदमी मैं ही करके मर जाता है, बकरी की तरह। तो ठीक बात। मैं कुछ नहीं है, ये सब तो क्रेडिट तो जाता है परमात्मा को ही, हम तो एक माध्यम से। मैं हमेशा बोलता भी, नरवाल साहब, मेरा एक गीत है जो मैं अपने शो के लास्ट में सुनाता हूँ। बालक जी जी पढ़ते बेंच बजा के गाने गाया करता मैं, जी बाबू संग मेले में जाल गोजे ले आया करता मैं, फिर जी यारा ने भी खूब सराया सुन के मेरा गाना, मैं गायक बना दिया तमने सुख सुख जियो हरियाणा। तो वो मेरे को वाह। तो बनाया गया है। जी मैं जी तो जी जब पैदा हुआ तो मेरे तन पे तो कपड़ा भी नहीं था, आज ये टी शर्ट दे दी है समाज ने, लोगों ने, आप जैसे बड़े भाइयों ने। तो मुझे लगता है कि ये सब बाहर से ही आया है मेरे पास, मैं किसी चीज को लेके नहीं आया हूं। हाँ, बस इतना है कि जो आया है उसकी इज्जत करना मेरा फर्ज है।
अगर मैं उसकी इज्जत नहीं करूंगा तो ये छिन भी जाएगा। अर्श से फर्श पे, तो फर्श से अर्श पे जाने में टाइम नहीं लगता। टाइम नहीं हनी लगता। सिंह इसका जीता जागता उदाहरण है। जी 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 जी। जी जी बिल्कुल, बहुत खूब सर, बहुत ही। आज जैसे हमारे पुराने जो रहे हैं, हमारी धरोहर रही हैं, जैसे जाट मेहर सिंह जी के हम बहुत गाने सुनते रहे, जी फौजी गाने सुनते रहे, या दादा लक्ष्मी चंद जी के गाने हम सुनते रहे। तो एक दौर वो था। और जी दूसरी पीढ़ी के आप हैं कर्णधार, मैं कहूंगा, अगर मैं शब्दों को ठीक से कह पा रहा हूं तो दूसरी पीढ़ी जी के कर्णधार आप हैं। अभी तीसरी पीढ़ी अभी एक और नई आ रही है, जो कि अब सब चल ही रहा है। जी तो ये जी जी तीनों समावेश को आप कैसे समझ पा रहे हैं, या कैसे इनके साथ आप, वो दौर कैसा था, आपका दौर कैसा, आने वाला क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि हर दौर ठीक ही होता है। हर दौर की अपनी फ्रेग्रेंस है। जिस टाइम बेल जी बॉटम पैंट आती थी, क्या मजा आता होगा बेल बॉटम पहनने में। चौड़ी वाली बेल्टें आप लोग डालते थे, कानों के ऊपर बाल डालते थे। और वो मैंने जी महसूस किया। मैं भी ये गाना कर रहा हूँ, उसमें बेल बॉटम पैंट पहनूंगा मैं। कानों पे जी मैंने बाल डाल के देखा था बहुत दिन तक। ये जो कान लंबे दिखते हैं ना, ये कान पे बाल डालने के बाद बहुत खूबसूरत दिखते हैं। आधा कान छिप जाता है और आप लोगों की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो मेरे ख्याल से हर वक्त की, हर फैशन की और हर संगीत की अपनी फ्रेग्रेंस है। जी उस फ्रेग्रेंस का सम्मान करना चाहिए। जी जो जी दौर लक्ष्मी चंद का, मेहर सिंह जी का था, साधन का तो अभाव था, जी। साध्य का अभाव नहीं था। साध्य का। सांग होते थे, लोगों के पास घड़ियां नहीं थी, लेकिन जी, वक्त बहुत था। वक्त बहुत था, ठीक। लोगों लोगों के पास फेसबुक नहीं था, लेकिन आपस में कनेक्शन बहुत बढ़िया था। आज जी 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 सोशल मीडिया आ गया है। अमेरिका में बैठ के, दुबई में बैठ के, बेंगलोर में बैठ के, मैं हरियाणा में बैठ के आप लोगों से कनेक्ट हो पा रहा हूँ। शरीर जी से शरीर की दूरी, भौतिक दूरी कम हो गई है, जी जी। लेकिन दिलों से दिलों की दूरी बढ़ गई है। बढ़ सो गई है, ठीक। कहीं ना कहीं कोई चीज कम थी तो कोई चीज ज्यादा भी थी। आज कोई जी जी चीज ज्यादा भी है तो कोई चीज कम भी है। जी पहले जी गांव में बूढ़ियां हमारे दरवाजे पे बैठी रहती थी कि कोई कुत्ता अंदर ना घुस जाए। आज लोग कुत्ता घर के बाहर बांधते हैं कि कोई आदमी अंदर ना घुस जाए। जी। पहले हाँ हाँ। वेलकम होता था कि आओ। बहुत खूब, बहुत खूब सर, बहुत आज खूब, बहुत खूब आज सर। आज जी घरों पे नंबर प्लेट पे नंबर बड़ा हो गया है, नाम छोटा हो गया है। किसी से पूछिए भाई साहब, जी नरवाल साहब कह रहे थे, तो भैया नरवाल साहब नहीं, आप जी मकान नंबर बताओ, उससे पहचान मकान होगी। नंबर। जी तो जी 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 सो बहुत खूब। उसकी अलग फ्रेग्रेंस थी। वहां पे कुछ चीजें अधिक थी जिनकी ब्यूटी थी, जी आज कुछ चीजें वो कम है। लेकिन वो पिछली वाली बात तो पहले वाली बात नहीं है। तो फिर आज जो चीजें हैं उनका भी सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि आज जो जमाना है वो बहुत फास्ट हो गया है। आज म्यूजिक में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। मशीन का युग आ गया है, इंटरनेट का युग आ गया है। आज जहां इंटरनेट के कारण कलाकारों की और संगीत में नित नए प्रयोगों की बाढ़ आ गई है, तो बाढ़ के साथ गंदा पानी भी बह के आ गया है। पहले बाढ़ नहीं थी तो टोकने वाले अधिक थे, इसलिए कुछ गलत बहने नहीं देते थे, बाढ़ ही नहीं आने देते थे। आज बाढ़ आ गई तो गंदा पानी भी साथ आ गया है। तो दोनों चीजें जरूरी हैं और अपने अपना जमाने की अपनी अपनी फ्रेग्रेंस है। नया संगीत भी बुरा नहीं है, पुराना संगीत भी कमाल जी था। सर, मैं यहाँ पे एक थोड़ा इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि हरियाणवी संस्कृति के उसमें मिस्टर दरियाव सिंह मलिक जी हैं, अनूप लाठर जी हैं, जी उसके बाद में जगवीर राठी जी हैं, रघुविंदर मलिक जी, और हम्म उसके बाद जो नई जनरेशन है उसमें गजेंद्र फोगाट जी हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने सभी ने हरियाणवी संस्कृति के लिए बहुत ही ज्यादा काम किया है। बट आप नई पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल की तरह है। तो आपने कभी गलत नहीं गाया, एक कभी आपने अपनी वैल्यूज के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो मैं आपको ये, क्योंकि आपके अंदर मैंने देखा है कि आपको रातों रात अपने आप को फेमस करने के लिए, नेम फेम के लिए कभी भी आप आगे नहीं आए। तो कभी आपको इस इस चीज के कारण आर्थिक नुकसान, या कभी आपको लगा ऐसा कि हाँ ये कहीं ना कहीं आई थिंक नुकसानदायक भी है? देखिए, मैं अपनी ऐसे जीवन जीने की कीमत तो चुकानी पड़ती है साहब। सो जी मैं अपनी चॉइस का गाना गा रहा हूँ, मैं अपनी चॉइस का संगीत चूज कर रहा हूँ,
तो ऑब्वियसली फिर बाजारवाद थोड़ा सा सपोर्ट तो नहीं करता है। दो ही तरह की कलाकारी है साहब। एक बाजार की कलाकारी है जिसमें आपके निर्णय नहीं चलते, डिमांड चलती है, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। उन्होंने समय के हिसाब से मांगा, आपने दिया, आपको उसके बदले में पैसा मिलेगा। दूसरा है समय कैसा भी हो, आपके दिल से जो आवाज आ रही है आप वैसा गाओ। तो मैं वो दूसरे तरह का कलाकार हूं। इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि जिस्म बेच के कोठा बनाना और कला बेच के कोठी बनाना एक ही बात है। सो पैसा तो जमीन पे बिखरा पड़ा है, कौन कितना झुक के उठाता है उस पर डिपेंड करता है। और जब आदमी झुकता चला जाता है ना, तो फिर झुकता ही चला जाता है। तो आंचल को भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी रोती है तो रोती ही चली जाती है। और नेक काम में देरी ना कीजिए साहब, क्योंकि जब देर होती है तो होती ही चली जाती है। तो इसलिए हमने कभी भी देर नहीं की, हम रुके। चाहे हमने 4 रोटी की बजाय 2 खा ली, या मुझे पता है अपेक्षित परिणाम कई बार नहीं मिलते, कई बार ऐसे गीत बनते हैं, अब भी बना रहा हूं मैं, जिनके मुझे पता है अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको एक बात बताऊं, अश्लीलता की उम्र बहुत छोटी है। अगर मेरे किसी गीत पे 4 आदमी ये कह देते हैं कि हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए, तो मेरे ख्याल से मेरी कला संपूर्ण है। बहुत देखिए, भीड़ तो मायावती की रैलियों में भी होती है साहब, आदमी 4 सुनने वाले हो तो भी बहुत है, मजमा लग जाता है। सो इसलिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है मार्केट से। लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट में अगर थोड़ा बहुत बिक रहे हैं तो वो भी धन्यवाद है कि कुछ ऐसे दर्शक भी हैं जो हमारे साथ खड़े रहते हैं आप जैसे, और उन्हीं के सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद की बदौलत आज कुछ नया इनोवेटिव भी कर पा रहे हैं और सांस्कारिक भी कर पा रहे हैं। मेरा नया गाना आ रहा है सेक्टर वाली कोठी में, मेरा नहीं लागता जी। तो मैं अभी वही कहने जा रहा था कि आपके जो विचार है ना वो आपके गानों में आ जाते हैं। अभी मेरा अगला सवाल होता है कि आपका जो सेक्टर वाली कोठी है वो कहीं ना वो उसी का ही समावेश है। वो बिल्कुल दो लाइनें हो जाए सेक्टर वाली कोठी की। जी जी सर, मेरा नहीं लागता जी। माँ जब चाकी पीस्या करती, हाथ बटाया करता मैं, फेरा करता भाई गंडासा, गहरे लाया करता मैं। फिर खोर में लुक जाते थे, दादी गाल बक्या करती। गजेंद्र फोगाट का सेक्टर में कभी नहीं लागता जी, हो मेरा सेक्टर वाली कोठी में कभी नहीं लागता जी। बोहिए में ते रोटी लेके गुड़ की गेलिया खाना रे, बैठ गजेंद्र सोचे कैसे आवे टाइम पुराना रे। वह बचपन आली खुशी करोड़ा में नहीं मिलती है, गजेंद्र फोगाट का सेक्टर में कभी नहीं लागता। तो इस गाने को भी मैंने रिलेवेंट बनाने के लिए, आजकल के युवाओं के मन में उतारने के लिए इस गाने को मैंने सिडनी में शूट किया है, तो मुझे लगता है वो पसंद आए। ओके सर, मैं आपको पहले प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती का आपके पास आशीर्वाद है, और इससे आई थिंक गजेंद्र जी, हमारे दर्शकों की ओर से बड़ी कामयाबी की ओर से हम आपके भविष्य की कामनाएं करते हैं, और आप ऐसी ही सेवाएं देते रहें। और मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं सर, आप नई पीढ़ी के लक्ष्मी चंद जी हैं, जाट मेहर सिंह जी हैं, तो पिछले जमाने में देखें रागनियां होती थी, सांग होते थे, तो जो पुरानी संस्कृति है उसको, क्योंकि आप हरियाणा कला परिषद के डायरेक्टर भी हैं, तो उन चीजों को बचाने के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं, क्या प्रयास है आपकी ओर से? मैंने एक डिजिटल सांस्कृतिक मंच बनाया है, मेरे कार्यालय से वो लाइव हुआ करेगा। उसमें फोक कलाकारों को ही इनवाइट करूंगा, और उनसे जो पुरानी रागनियां हैं, पुराने बैरे तबील हैं, आला, चमोला, झोलना, न्याल दे, हस्का, तो जितने भी ये हरियाणवी फोक है, अपने अली बख्श, तो ये सब हम उनसे सुना करेंगे। और नई नई चीजें आपको उसके माध्यम से बहुत जल्द मिलने वाली हैं। मैं खुद भी रागनियां वगैरह गाता रहता हूँ। जब भी मैं लॉकडाउन में, मेरा एक शो यूट्यूब पे चलता है, लॉकडाउन शो विद गजेंद्र फोगाट, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है फोगाट के नाम से। उसपे मैं रागनियां भी गाता हूँ। तो जो भी पुरानी रागनियां हैं, पंडित लक्ष्मी चंद की, फौजी जाट मेहर सिंह की, मांगे राम जी की, सारी रागनियां अलग अलग तरह की मैंने गाई हैं उसपे। अब ये घड़वे, बेंजू, इनका भविष्य क्या है आगे?
इनका आगे बहुत अच्छा भविष्य नहीं है, क्योंकि ये ना तो हमारे फोक इंस्ट्रूमेंट रहे, ये तो एक बीच के, ये सांग और नई विधा के बीच का एक दौर था जो अब मध्यम पड़ चुका है, और हर दौर की अपनी खूबसूरती और बदसूरती होती है नरवाल साहब। तो बहुत टेक्निकल साज नहीं था, बेंजू जर्मनी का साज है, घड़वा हमारे यहाँ के युवाओं ने ही बनाया। इनफैक्ट घड़वे का आविष्कार फौजी जाट मेहर सिंह ने किया था जब वो 1941 में जर्मनी गए थे। तो उस टाइम जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ आईएनए में थे वो, तो तब उन्होंने वहां पे टीपें देखी थी, वो मटके पे बांध के उन्होंने बजानी शुरू की। और घड़वा बेसिकली इसीलिए उन्होंने अपनी रागनी में सबसे पहले लिखा भी है, जब घड़वे पे टीप बंद है तेरा पहले चोट जकर होस है, नुगरा मानस जात बदल जा समझनिया की मरोस है, लेके दे दे करके खामोश से कौन जबर होस है, नुगरा मानस जात बदल जा समझनिया की मरोस है। तो घड़वे पे टीप बांधने का फौजी मेहर सिंह जी ने जो चलन शुरू किया था, बहुत लंबा चला, 30-35-40 साल चला, बहुत बढ़िया बात। आज मध्यम है, अब उसका कोई भविष्य नहीं। जी 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 गजेंद्र जी, आप बहुत कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक, कॉर्पोरेट में भी आप पीछे हरियाणा सरकार के साथ आपका रायगिरी प्रोग्राम भी था। तो आज आप एक यूथ आइकॉन की तरह उभर कर आ रहे हैं, क्योंकि बिना कोई फूहड़पन के एक बिल्कुल अच्छा। और एक चीज आपके गानों में बहुत ही अच्छी लगती है कि आपका कंपैरिजन होता है एक देसी देहात का गाना और शायरी। तो उनको आप कैसे, ये आपकी मतलब सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन कैसे मिला आपको? आई थिंक आप भी गांव से बिलोंग करते हैं। जी देखिए, मैं गांव में पैदा हुआ हूँ, और मेरे पापा ने रूल बना रखा था कि गर्मी की छुट्टियों में, सर्दी की छुट्टियों में, होली पे, दिवाली पे, तीज पे गांव जाना ही जाना है। तो गांव में है, कोई सलोमन है, कोई और प्रोग्राम है, कोई दुख सुख है, उसमें हम गांव में 10-10, 15-15 दिन लगा के आते थे। और 10-15 दिन लगा, एक कलाकार मन तो 1 घंटे में भी एनर्जी को ग्रैस्प कर लेता है, और मैं तो 15 दिन रहता था। तो 15 दिन साल में, 20 दिन या साल में 1 महीना तो हमारा गांव में होता ही होता था। तो वो 1 महीना जो है वो हर चीज को बड़े बारीकी से अध्ययन का था। देखिए, एक राज साहब का शेर है कि तुम्हारे शहरों में तो बारूदों का मौसम है, मेरे गांव चलो वहां अमरूदों का मौसम है। सो ये दीवानों की बस्ती है, यहाँ दीवाने आते हैं, यहाँ हंसतों को रुलाते हैं, वहां रोतों को हंसाते हैं। और तुम्हारे शहर में तो अर्थी को भी कोई कांधा नहीं देता, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलके उठाते हैं। तो वो आपको शहर में कंक्रीट के जंगल मिलेंगे, व्यवसायिक लोग मिलेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलेंगी, लेकिन उन गाड़ियों में बिठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। गांव में आपको दूर से कोई गाड़ी आती मिलेगी तो आपके बिना कहे ही वो कहेगा बैठ ले। सो इस कल्चर का कंपैरिजन होता, मैं उस कल्चर के और इस नई कल्चर के बीच का एक सेतु हूँ, मैं उसका पुल हूँ। कभी मैं उधर उतर रहा हूँ, कभी मैं इधर उतर रहा हूँ, और मुझे इन दोनों यात्राओं में बहुत अच्छा लगता है। एक यात्रा बाहर की, एक यात्रा अंदर की है। तो अभी मैं एक गीत लिख रहा था, एक मेरा नया गीत पे मैं काम कर रहा हूँ, और आपने इतना गुड प्रश्न किया तो वो गीत भी अब याद आ रहा है कि सेक्टर में जो मेरे पिताजी ने हमारे लिए घर बनाया था, तो मेरी माताजी की आदत है कि वो घर को बंद रखती हैं। उनका ये मानना है कि अगर खोलेंगे तो गर्मी में गर्मी आएगी, सर्दी में ठंड आएगी। घर में जो दीवारें हैं और उनमें जो झांकियां हैं और दरवाजे के ऊपर जो शीशे वो काले हैं, तो धूप भी नहीं आ पाती। तो मैंने उसमें एक गीत लिखा कि कैदी से बन गए घर में यो कैसा चढ़िया मकान, ना आड़े झाकी जंगले लाए, ना आड़े रोशनदान, खोल दे दरवाजे ने एक खेलन खावन दे, मैं तेरे गांव की हवा गजेंद्र भीतर आवन दे। मेरे गांव की हवा तक भी अंदर नहीं आ पा रही है। ऐसे घर आजकल हमने बना लिए हैं, हमने एसी लगा लिए हैं घर में, एसी लागत चौड़े हो गए, कर दिए सारे डोर क्लोज, ना दिन का ना रात का, मेरा के टट्टू की ले रहे मुंह देखा कड़ा लटका वो या गुड़ रोटी खावन दे, मैं तेरे गांव की हवा गजेंद्र भीतर आवन दे। तो हमने एसी लगा लिया, और एसी कूलिंग बाहर ना जाए उसके लिए हमने घरों को इतना बंद कर दिया है, इतना एयर प्रूफ कर दिया कि हमारी आवाजें बाहर नहीं जा पा रही। एक टाइम था जब अंदर बैठी हुई दादी चूल्हे पे आवाज मारती थी तो बाहर 3 घरों तक सुनाई देता था। सो आज
जरूर हम उस चीज को मिस करते हैं, और अगर वो मिस करती हुई चीज को मैं गानों के माध्यम से आपको नहीं दूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा, मेरी नस फट जाएगी। जी तो इसलिए वो चीज भी मैं आपको दे रहा हूँ, साथ में बहुत साड़ी की भी दे रहा हूँ। जी ये जी कला जी बिल्कुल कला परिषद के निदेशक होने के नाते जी देखिए आपका एक स्वाभाविक है कि भाई आप हमारी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में कई जी बार हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, काफी पाकिस्तान की कुछ वीडियो वगैरह आती है जो कि हमारी बहुत हमारी जैसी बढ़िया बोली कत्थड़ कान्नी की, करनाल कान्नी की, भाई रोहतक जी कान्नी की, भिवानी कान्नी की, वो हमारी भाषा बोलते हैं। जी तो एक भाई है हमारे मनी मोर जी, उन्होंने ये बात हम्म, चलाई है कि भाई पाकिस्तान में जो हमारी हरियाणवी बोली के चाहने वाले हैं, जी जी उसकी संस्कृति में भी आपके सहयोग के लिए क्या कुछ आप है ऐसे आपके विचार में कुछ चल रहा है कुछ? बहुत जी बड़े उनके तो साथ में मनी आपको मनी कोलैबोरेशन वगैरह। जी बहुत जल्द आप एक ऐसा कोलेबोरेशन देखेंगे। और मैं आज से 11-12 साल पहले पाकिस्तान लाहौर में रहने वाले 3-4 गायकों को भारत में आमंत्रित कर चुका हूँ। उस समय जी भारत जी पाकिस्तान का माहौल बहुत अच्छा था, और जी जी वहादत रमीज नूरानी है, और जी उनके पूर्वज भी हरियाणा से गए थे, तो वो यहाँ पे आए थे। हमने जी रोहतक, गुड़गांव, करनाल और कुरुक्षेत्र में उनके कार्यक्रम भी कराए थे। इसके ओके अलावा जी 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 सोशल मीडिया के माध्यम से हम उन्हें सुनते रहते हैं, वो हमें सुनते रहते हैं। हाँ हाँ हमारे बिल्कुल गाने पाकिस्तान में भी बहुत मकबूल हैं। जी और जी पाकिस्तानी एक बहुत बढ़िया शायर है, हरियाणवी शायर, जो जी कैथल से गए हैं। अच्छा अच्छा जी उनकी उनकी लेखनी को मैं मंच पे क्योट भी करता हूँ। तेरे ते में जो बात सुना रही तड़के थे के तेरा कुछ समझ मारी तड़के थे, और अपने भाषण दूसरे घर में ले जाई कड़िया में जो सांप बता रही तड़के थे। हाँ तो हाँ ये उनकी लेखनी है जिसको मैं हमेशा स्टेज पे गाता रहता हूँ। जी जी और अ, अ, उनका नाम अख्तर दौलतालवी है। जी जी तो गुस्से में अंगारे हो गए जी भैया, में बंटवारे हो गया जिसका गोजा भारी उसके का सारे हो गए। सारे हो एक गए छोटी सी बात कर चूल्हे न्यारे न्यारे हो गए। तो वो बड़ा अच्छा ओहो लिख रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के। मैं जी उनकी लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना भी करते हुए, और पाकिस्तान में भी हरियाणवी पसंद सभी भाइयों को प्रणाम करता हूँ, राम राम करता सर बहुत ही बढ़िया मैं जी एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। एक कलाकार की ये बहुत खूबी होती है बड़े अच्छे कलाकार की, कि जो अच्छा कलाकार हर देखिए हर कलाकार में कुछ ना कुछ खूबी होती है। आप उनकी अच्छी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये आपका आई थिंक दिल से हमारी ओर से बड़ी कामयाबी की ओर से ये हम आपको दिल से सलाम करते हैं। और मिस्टर राज गरोंडा से ये है, उन्होंने लिखा है कि हरियाणवी संस्कृति को लेकर गजेंद्र जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और दिल से हम उनको धन्यवाद देते हैं। हूँ। तो धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ एडवोकेट चौधरी धर्मेश देओल जी जुड़ चुके हैं। उसके बाद टेक्निकल स्ट्राइकर जी हैं, मनीराम मोर जी हैं, प्रोफेसर विनोद सरोवा जी हैं। तो जी नरवाल जी आप कुछ क्वेश्चन पूछने वाले थे जी सर। नहीं मेरा तो क्वेश्चन बेसिकली तो यही था कि भाई इसके आगे क्या करने जा रहे हैं। एक जैसे कि चूंकि हमारी हरियाणवी की कोई अपनी लिपि नहीं है, हमारी हरियाणवी भाषा इतनी मीठी इतनी प्यारी भाषा है हमारी, ये लोगों को खड़ी लगती है, लेकिन हम कम से कम जो हैं जैसे हैं और जैसे दिखते हैं वैसे ही हैं, हमारी भाषा भी वैसी है। जी तो ये आ, भाषा जी कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक ग्रंथ है, जी द डिक्शनरी ऑफ हरियाणवी वर्ड्स। तो जी उस पे बहुत काम किया, और 6,500 हरियाणवी बोली के शब्द उसमें अंकित हैं। जी और जी हरियाणवी को भाषा का दर्जा दिलाने के लिए बहुत आवाजें अब उठने लगी हैं, और बहुत जल्द आपको सकारात्मक परिणाम नरवाल साहब देखने को मिलेंगे। जी जी और बस इसकी लिपि नहीं है, जैसे हम यूं कह दें काला, तो ले के नीचे ले लगाना पड़ता है। नहीं अब वो तो जी आड़े की नीचे अभी हम देखते हैं तो अड़ा की भी आई हुई है। देखिए कोई चीज हम बनाने जाएंगे और आप जैसे लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, हमें उम्मीद है कि हम देखो आज हम अंग्रेजी में कुछ भी लिखते हैं। मैं अपनी एक साइट आई थी जाटलैंड.com के नाम से, तो मैं उस पे पहले मेंबर बना, फिर मॉडरेटर बना, मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना। तो वहां पे हमने सबसे पहले उस टाइम में मतलब 2002 में हिंदी में टाइप करना शुरू किया, तो लोगों के लिए एक ये था कि अरे हिंदी में लिख रहे हो आप,
तो हिंदी में भी फिर हमने हरियाणवी में लिखना शुरू किया आज। तो मैं अक्सर अपनी फेसबुक वगैरह पे या ज्यादातर मैं तो अपना हिंदी का ही प्रयोग करता हूँ, मतलब हिंदी में भी हरियाणवी का प्रयोग करता हूँ। अगर हमें कोई अपना ह्यूमर सुनाना है किसी को, हमने अपना किसी को बात सुनानी है, तो वो जो अपनी मातृभाषा है हमारी, उसमें जब हम अपनी बात रखते हैं तो उसका अपना अलग रस है। लेकिन अगर हम उसको बिल्कुल हिंदी सही में कह रहे हो अनुवाद आप। करके सुनाते हैं तो मजा नहीं जो आता। जो हरियाणवी है वो देवनागरी से इतनी मिलती जुलती है कि आप हिंदी में भी हरियाणवी लिख सकते हो। जी तो जी जी। जैसे रे लिखना है, कित गया था रे, तो रे के हाँ, ऊपर 2 मात्राएं लिख दो तो रे ही तो रह उसका हो गया, उच्चारण में आता है। तो ठीक अभी तो बात है। हरियाणवी एक डायलेक्ट है, उच्चारण है। बहुत जी जल्द भाषा नहीं, लेकिन इसको बोली का हम दर्जा दिला के रहेंगे। दूसरा, देखिए दिल्ली जो है वो भाषाओं का गढ़ रही है। उर्दू ने भी दिल्ली से ही उर्दू पैदा हुई है। जी जी और दिल्ली जो है वो हरियाणा की देली थी। जी 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 हरियाणवी शब्द था देली, देली से दिल्ली बना है। मैं ये जी जी मानता हूं कि जो हिंदी के रचयिता हैं, ब्रज के रचयिता हैं, जो उर्दू के रचयिता हैं, उन सब ने हरियाणवी से बहुत सारे शब्द उठाए। सब उठाए हैं, ठीक पंजाबी बात। में हरियाणवी के बहुत सारे शब्द हैं। जी जी जैसे जी जैसे एक वर्ड वर्ड है कि हरारत सी हो रही है। अब वो वर्ड हरारत जो है वो उर्दू ने हरारत ऐसे कैसे उठा रखा है। हम्म। जैसे पंजाबी में बहुत सारे शब्द सेम टू सेम हमारे वहां जो आड़े बिनोड़ा है तो उड़े बिनोड़ा है। बिनौला ही है, ठीक बात है। हाँ जी। तो यहाँ जो शब्द है सेम वहां भी है। तो इसलिए हरियाणवी इतनी वास्ट लैंग्वेज, इतनी वास्ट है कि वहां जी से जी और लोगों ने शब्द उठा लिए हैं और अपनी भाषाएं बना ली हैं। क्यों? चूंकि हरियाणा अलग अलग टाइम में टूटता रहा है, मिक्स होता रहा है। एक जी जी समय था जब ये हैदराबाद निजाम के अंडर रहा। एक समय था जब ये बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहा। 1859 में इसे पंजाब को दे दिया गया। 66 में ये वहां से अलग हुआ। तो जी जी हरियाणा तो टूटता बिखरता रहा, इसलिए इसकी अपनी कोई सेट लैंग्वेज, सेट इसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर नहीं बन पाया। लेकिन अब आप जो आप लोग चाह रहे हो धीरे धीरे सब हो जाएंगे। आपके कुछ सहपाठी रहे हैं, आपके एक नाम है आनंद, आनंद कुमार जी लिखते हैं वो अपने आप को, आपके अच्छा। आपके साथ पढ़े लिखे हैं, पीएचडी किए हैं, अभी डॉक्टर बने हैं। तो जी उनसे भी हमारी कई बार बातचीत होती रहती है कि भाई आप लोग आओ आगे, कुछ अपनी जो भाषा में हम आने वाली अपनी पीढ़ियों को देखो। आज हम देश विदेशों में जा रहे हैं, हम अपना खान पान, रहन सहन, बोली सोली सब छोड़ते जा रहे हैं। हम हमारी जी अपनी जो नस्ल, जो भी हम देहाती आदमी है, मैं उसको कोई जाति विशेष से नहीं जोड़ रहा, हम जो भी देहाती जी। आदमी है, जो भी कास्ट से हम संबंध रखते हैं, हमारा कुछ हम्म। खाने पीने का, रहने सहने का, बोलचाल का अपना एक ढंग था, एक अपनी एक मिट्टी की एक अपनी सुगंध। आज हम बड़े शहरों में रह के भी, मतलब मैं भी महीने में 20 दिन में एक बार जाता हूँ, करनाल जाता हूँ, अपने गांव जाता हूँ, लोगों से हम मिलते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे में अगर आप, चूंकि आप सौभाग्य से उस पद पे बैठे हैं कि आज आपके हाथ में सब कुछ है, आप इसको एक दिशा दे सकते हैं, और आज जो नींव आप रखेंगे, भले वो आज नहीं पूरी हो रही है, उसको कुछ भी साल लगे, बट इसका श्रेय आपको जा सकता है। जी बिल्कुल जी, हम बिल्कुल इसमें सही कहा। प्रयासरत हैं। अभी हमने कुरुक्षेत्र में जो फेस्टिवल्स होते हैं, गीता जयंती, उसमें हमने खड़वा बांधने की प्रतियोगिता जी जी शुरू कर रखी है 3 साल से। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 3 साल से लड़कियां जीत रही हैं। 23 सेकंड में खड़वा बांध दें, सॉरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं मैं ऑनलाइन धोती बांधना सिखाता हूँ दोस्तों को, खंडवा बांधना सिखाता हूँ। सो धीरे धीरे देखिए थोड़ा सा समय लगता है कि पहले क्या है कि अभी नए जमाने में अगर आपको अमेरिका जाना है तो हम पैदल नहीं जा सकते या बड़दगाड़ी नहीं जा सकते, हमने जहाज पकड़ना पड़ेगा। तो जी जहाज जी पकड़ने के लिए सबसे टिकट लेनी पड़ेगी, टिकट लेने खातर हमने पीछे छोड़ने पड़ेंगे। तो ऐसे ही इस दुनिया में रिलीवेंट होने के लिए, क्योंकि आजकल की जो दुनिया जो है वो ग्लोबलाइजेशन की दुनिया है। जी आज जी इंटरनेट जी के दौर में हमें रिलीवेंट होने के लिए सबसे पहले टी शर्ट डालनी पड़ेगी, पाछे कुर्ता पहन लेंगे। जी तो जी धीरे जी धीरे हम जी वही कर रहे हैं बिल्कुल। कि शुरू में हम पैंट और टाई और कोट में आएंगे, और फिर थोड़ी देर बाद हम जो है खंडवा बांध लेंगे और कोट निकालेंगे तो नीचे से कुर्ता निकलेगा। कोट के ऊपर से अगर 3 पीस का वो खोलेंगे तो कुर्ता पूरा दिख जाएगा। फिर पैंट निकाल देंगे तो धोती दिख जाएगी। फिर जूता निकाल जी देंगे तो जूती दिख जाएगी। सो धीरे जी धीरे जी करके हम अपने रंग में आएंगे। आप चिंता ना करो, हम अटैक जी खातर सारे बंकर तैयार करने लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी जी तैयारी कर ली है, जी हमने भी दाढ़ी हम बढ़ानी जी शुरू कर दी है, और तरीके की तैयारी कर ली है। जी हम भी अपने कल्चर में जी वापिस आना जी चाहते हैं। वो जो जी हमारा बुढ़े जो बोलते थे ना, खंड का ही हमारी इज्जत जी मान सम्मान होता था।
जी जी बिल्कुल, वो जी बिल्कुल आएगा, दोबारा ये दौर आएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी गजेंद्र जी, मैं आपसे कोई नेक्स्ट नया क्वेश्चन। कोई गाना आ रहा हो तो जरा जी सुनाए अपने जी दर्शक। जी जरूर सुनाएंगे। जी 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 भाई साहब। जी गजेंद्र जी, मैं सबसे पहले आपसे गाना सुनने से पहले मैं आपसे एक, आपकी सक्सेस का सक्सेस मंत्र क्या है? ऐसा कौन सा मूल मंत्र है जिससे, जिसको मतलब 100% गजेंद्र फोगाट जी फॉलो करते ही करते हैं? अशांत रहना। अशांत रहना। वो ओके। सुकरात ने कहा था ना कि एक एक सेटिस्फाइड आदमी से तो एक अनसेटिस्फाइड सुअर अच्छा है। जी तो मेरे ख्याल से जब भी आप संतुष्ट हो जाते हैं, जब भी आप ये मान जी बैठते हैं कि बस बहुत हो गया, वहीं पे ही जी आपका काम रुक जाता है। मैं विकास नहीं कहूंगा उसे, मुझे लगता है कि आदमी को मरने तक काम करने के लिए पैदा किया है। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को करते रहना चाहिए। हाँ, काम ऐसा हो जिससे किसी दूसरे को कष्ट ना हो, आपके फायदे के लिए किसी दूसरे का नुकसान ना हो, जीव मात्र और मानव मात्र का कोई हास ना हो। जी देखिए, अगर मैं भी खाऊं और तू भी खाए, जी ये संस्कृति है। जी और किसी ने खाया है कि नहीं, उसकी चिंता करते हुए मैं खाऊं, तो ये प्रकृति जी है। जी और मैं खाऊं लेकिन किसी और को ना खाने दूं, या किसी और को मार के मैं खाऊं, ये विकृति है। तो विकृति जी। ना लाएं, संस्कृति और प्रकृति के साथ चलते रहें। हाँ, मरणों तक आप जब तक काम करते रहेंगे, आपके कैप्स में फेदर जुड़ते जाएंगे। अशांत रहिए, लेकिन जी मेरे अशांत रहने का मतलब वो नहीं है कि जी आप डिप्रेशन में रहें या भागते रहें या अनर्गल प्रयास करते रहें। अशांत जी रहने का मतलब ये है कि आप जब भी एक काम कर लें, अगर आपकी बहू काले की को 500 मिलियन मिल गए हैं, तो इसको जी अंत ना माने, इसको जी मध्यांतर माने। एक्सेलेंट। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो जी इसको मैं शुरुआत यहाँ मानते पे, हैं। जी मैं यहाँ पे कुछ टेक्निकली वर्ड ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है। तो उसको बोलते हैं कंफर्टेबल जोन, एंड कंफर्टेबल जोन इज द मोस्ट डेंजरस जोन। अगर जी बिल्कुल आपने सही। कंफर्टेबल जोन के अंदर आप आगे अगर आप सोचते हैं कि ये सही है, एंड मिस्टर डेविड सेज, इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग मीन्स स्लोली यू आर डाइंग। जी तो बिल्कुल सच्चाई है। अगर आप अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी कैपेसिटी, अपने विजन को अगर आप नहीं आगे बढ़ा रहे हैं, तो आई थिंक आप धीरे धीरे खत्म होने के कगार की साइड में जा रहे हैं। सच्चाई जी है। जी। तो सर एक हमारे मिस्टर मनीराम जी हैं, वो उनकी फरमाइश है कि प्लीज आप एक गाना सुनाए अपना, जो सबसे, जो आपका एक तरह से मन पसंदीदा गाना है, जिसको फोगाट जी हर प्रोग्राम में गाना चाहते हैं। जी माँ बोली ते मने प्यार घना, गिट पिट अंग्रेजी आती ना, मन मान सही हरियाणवी पे जो अंग्रेजा ने भी आती ना। अरे बर्गर, अरे बर्गर में वो मजा नहीं जो मजा बाजरा खाने में। मन भाषा तो कई वैसे, पर मजा से देसी गाने में। मन भाषा तो कई वैसे, पर मजा से देसी गाने में। एक तो ये गाना मैं हमेशा अपने अपने शो की शुरुआत में गाता हूँ। एक मेरा गाना है, जी बहुत होली आई तवज्जो दो हरियाणा ने, दुनिया सीरियस लो हरियाणा ने। हरियाणा में क्या क्योंकि बात मैं आशा करता हूँ कि ये जी मेरा अंतिम गीत हो, बहुत क्योंकि 1 घंटे मुझे 8 बजे एक पार्टी में जाना था, लेकिन आपने कह दिया तो ये गाना तो मैं सुना के ही जाऊंगा। जी बहुत जी जी होली प्लीज। आई तवज्जो जो हरियाणा ने, है। दुनिया सीरियस लो हरियाणा ने, दुनिया सीरियस लो हरियाणा ने। मैंने क्या कहा?
क्यों सीरियस लो, हमने महाभारत अपनी छाती पे झेलिया था, हमने महाभारत अपनी छाती पे झेलिया था, कारगिल का पाग हमने मारे लहू ते खेलिया था। पूरे देश की केवल 2% आबादी हरियाणा की है, लेकिन 10% से ज्यादा सैनिक हमारा हरियाणा देता है। और कारगिल में जितने भी शहीद हुए उनकी तादाद जितनी भी रही, 80 शहीद हमारे हरियाणा से थे, जो किसी भी स्टेट में सबसे ज्यादा थे। हमने महाभारत अपनी छाती पे झेलिया था, कारगिल का फाग हमने मारे लहू ते खेलिया था। डेरा के बाबा लड़ते देखे भगवान भगमा बाण्या में, दुनिया सीरियस लो हरियाणा में। बेशक हास्य ठट्ठे मारे खूब मशहूर रहे, मेहर संग लक्ष्मी मारे फेमस दूरम दूर रहे। अरे मेहर संग लक्ष्मी मारे फेमस दूरम दूर रहे। फिर भी रागनी कहो मारे तम सारे गाण्या ने, दुनिया आलो सीरियस लो हरियाणा में। तेरा सूखी रोटी खा खा के हम मेडल लियाए से, सूखी रोटी खा खा के हम मेडल लियाए से, जंगा में हमने भी अपने लाल गवाए से। समझो दर्द से दिखे गजेंद्र के इन गाण्या में, समझो दर्द से दिखे गजेंद्र के इन गाण्या में। दुनिया आलो सीरियस लो हरियाणा ने, दुनिया आलो सीरियस लो हरियाणा ने, हमारे हरियाणा में, प्यारे हरियाणा में। बहुत खूब सर, बहुत खूब। ठीक है जी, धन्यवाद आपका, आप सभी का। नरवाल साहब, मैं आपसे मजा आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे लास्ट क्वेश्चन ओनली 2 मिनट लेते हुए बस। आपका मुझे पता है आप बहुत ही बिजी शेड्यूल आपका, और ये आपका हाथ जोड़ के ये आपका बड़प्पन है, ये आपका हरियाणवी सिर्फ, क्योंकि मैंने आपसे कांटेक्ट किया और आपने एकदम हाँ की। आई थिंक ये इतिहास में ये शो हमारा जरूर दर्ज होगा। मैं आपसे खाली एक क्वेश्चन पूछ के विदा लेना चाहूंगा कि आप नई पीढ़ी के लिए, जो नई जनरेशन है, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उसके बाद मैं नई पीढ़ी को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो शॉर्टकट हैं वो आपको कहीं नहीं ले जाएंगे। आपको सिर्फ काम करना है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए की जाने वाली यात्रा जितनी कठिन, मुश्किल और लंबी होगी, आपके कैप में फेदर उतने ही जुड़ते जाएंगे, आपकी टोपी में उतने ही पंख जुड़ते जाएंगे, और वो आपकी पूरी जिंदगी में काम आएंगे। आज आप देखिए कितनी सारी ऐसी खबरें आ रही हैं अखबारों में कि 10वीं का रिजल्ट आया है 2 दिन पहले ही हरियाणा में, और बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। 90% से कम आगे तो आत्महत्या कर ली। मैं ये मानता हूं कि अंक किसी भी बच्चे की विलक्षणता का प्रतीक नहीं है। अंक तो आप थोड़ी सी पढ़ाई करके भी ले सकते हो। और मैं ये मानता हूं कि बच्चे आज की टाइम में हमारा देश डॉक्टर और इंजीनियर पैदा कर रहा है, कोई रविंद्रनाथ टैगोर या विवेकानंद पैदा नहीं हो पा रहे। वो इसलिए है कि माँ बाप ने प्रतियोगिता के दौर में धकेल दिया है बच्चों को, और बच्चे भी आज उस प्रतियोगिता के तहत पागल हो रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों को मैकेनिकल बनाना छोड़िए सभी माँ बाप, और बच्चे भी मैकेनिकल बनना छोड़िए। अगर आप पढ़ाई में तेज नहीं है तो इसका मतलब आपके लिए कोई और मार्ग आपका इंतजार कर रहा है। सब लोग डॉक्टर, इंजीनियर और चार्टेड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो फिर तबला कौन बजाएगा, सितार कौन बजाएगा, बांसुरी की धुन कौन छेड़ेगा, आपकी तरह मोटिवेशनल स्पीकर कौन बनेगा, बिजनेस कौन करेगा नरवाल साहब की तरह, डिजाइनर कौन बनेगा, फिल्में कौन बनाएगा, कैमरा कौन चलाएगा। तो दुनिया भर की फील्ड है भाई, भूखा बनने की कोई नौबत नहीं है। अगर भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, मैं तो कहता हूँ जिनके हाथ नहीं है वो भी कमा रहे हैं। इसलिए डिप्रेशन के जितने भी आज की युवा पीढ़ी डिप्रेशन में बहुत है, और वो डिप्रेशन में इसलिए भी है कि वो नशे का सहारा लेती है। तो मैं हमेशा, ये मेरा गीत भी है भगत सिंह का, तो मैं बोलता भी हूँ कि ढूंगे ऊपर टांगे पिस्टल बड़े फिर बदमाश रह, गौ माता ठोकर में लगी किसी ने कोना ख्यास रह, जिसके गुर्दे में दम होना चाहना के हथियार की करनी सदर रीस करो भगत सिंह सरदार की। तो आप लोग बड़े लोगों का चरित्र पढ़ोगे तो आप
आपको डिप्रेशन ही नहीं आएगा। इसलिए नए युवाओं को मैं यही कहना चाहता हूँ कि भैया शॉर्टकट का चक्कर छोड़ो। अगर एक फील्ड में आप हाथ आजमा रहे हो और सफलता नहीं मिल रही है तो दूसरी फील्ड की तरफ चल पड़ो। आइंस्टाइन एक सबसे पहले प्रयोग में 250 बार फेल हुआ था और 251वीं बार, उसका असिस्टेंट भी छोड़ के भाग गया था। एट द एज ऑफ 50 251वीं बार में जब वो उसने बना लिया फार्मूला, तब उसने बताया कि मेरा असिस्टेंट ये कहता था, सर जी आज 250, आज 230वां प्रयोग है, आज भी फेल हो गए तो आइंस्टाइन हमेशा ये बोलता था कि आज 230वां प्रयोग है, फेल हो गए तो 230 रास्ते बंद करेंगे, 31वां खोलेंगे। तो एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता है। देयर आर मेनी वेज टू गेट सक्सेस। आपको डिप्रेस नहीं होना, बस डिप्रेशन से बचिए, अपने आप को ठीक ठाक रखिए, बड़ी एक्सरसाइज कीजिए, नशे से थोड़ा सा दूर रहिए और खुश रहिए। और उसके अलावा ये जीवन हमने कोई बहुत अच्छे कर्म करे हैं तो ये जीवन मिला है हमारे को। ये जीवन ऐसे नष्ट करने के लिए ये हमारे युवाओं को सोचना चाहिए। तो सर मैं यहाँ पे अपने जी मैं यहाँ अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि गजेंद्र फोगाट जी जो बहुत बड़े सिंगर और वर्ल्ड लेवल पर काम कर रहे हैं, उनका अपना यूट्यूब चैनल है गजेंद्र फोगाट जी, और उनका फेसबुक पेज भी है, आप उनको फॉलो करें। और सबसे बड़ी बात जो है कि उनका कल्चर के प्रति जो लगाव है और जो संस्कृति को बढ़ाने के लिए जो आगे प्रयास करते हैं। और सेकंड मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि हमारा बड़ी कामयाबी चैनल, उसका भी यही मिशन है, और गजेंद्र फोगाट जी हैं, उनका भी यही मिशन है। तो मैं ज्यादा देर, और साथ में वीरेंद्र नरवाल जी जो बिजनेसमैन है, बेंगलोर से हमारे साथ में जुड़े रहे, एंड मिस्टर प्रेम गुप्ता जी, मैं सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, अपने सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ, और स्पेशली जो हमारे आज के गेस्ट हैं गजेंद्र फोगाट जी, मैं यही कहूंगा कि आप ऐसे ही माँ बोली हरियाणवी के लिए सेवा करते रहें। देश दुनिया आपके लिए वेट कर रही है, और आप ऐसे ही सेवा करते रहें, और सर बड़ी कामयाबी पर आए। मैं दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।